जैसे मैंने कहा कि हमने 2 नई फोर्स तैयार की। नई फायर फोर्स प्रेसिडेंट, ये जो फोर्स है इसके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट, ये नए 2 फोर्स आज हमने तैयार किए और अगले महीने में हम जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर आज का डिसीजन है उसको अप्रूव देंगे। आप जानते हैं कि इस दोनों फोर्स के लिए प्रफुल्ल पटेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, श्रीमती सुप्रिया सुले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इनका सिलेक्शन वहाँ किया गया है। प्रफुल्ल पटेल साहब, इनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, इन स्टेटों की जिम्मेदारी साथ साथ पार्लियामेंट में कई बार इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में डिस्कशन होता है और इसीलिए पार्टी की एक परमानेंट कमेटी होनी चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो प्रफुल्ल पटेल साहब के पास चेयरमैन इकोनॉमिक अफेयर्स ये कमेटी दे दी है। दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला विंग, यूथ विंग, स्टूडेंट विंग एंड लोकसभा में कुछ इश्यूज हो तो वो कोऑर्डिनेट करना, ये जिम्मेदारी दी है। साथ साथ सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, ये भी जिम्मेदारी उनके पास दी है। तीसरे हमारे करीब सुनील तटकरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, किसान सेल, इसकी जिम्मेदारी दी है। साथ साथ योगेंद्र शास्त्री जो एक जमाने में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे, उनके पास सेवा दल और दिल्ली स्टेट NCP की जिम्मेदारी दी है। वैसे ही के शर्मा, पी फैजल, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र आवाज और SR कोहली, इन साथियों के साथ अन्य राज्यों की जिम्मेदारी वहाँ दी है। और साथ साथ ये जो जनरल सेक्रेटरीज को सहायता देने के लिए सेक्रेटरीज, इनका भी सिलेक्शन हम लोगों ने किया है और कई नए साथी इनके कंधे पर ये सीनियर लोगों को असिस्ट करने का काम देने का हम लोगों ने तय किया है। इससे एक ही बात है कि अगले 3-4 महीने में इन सभी राज्यों में कुछ न कुछ काम पार्टी का कैसा बना सकते। दूसरी एक बात हमने तय की है कि इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाएगी लोकसभा की और 3-4 राज्यों में विधानसभा की, इस इलेक्शन के लिए हम अन्य अपोजिशन पार्टीज को इनके साथ डिस्कस करके उनको साथ लेकर हम जाना चाहते हैं। आप सभी साथियों को मालूम है कि 23 तारीख को हम लोग पटना में मिल रहे हैं नॉन बीजेपी पार्टी, और इस पटना की मीटिंग में आगे की हमारी नीति, जिन 5-6 राज्यों में चुनाव है और एक साल में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम किस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं, मिलकर इस पर बहस होगा
और मुझे लगता है कि इससे हम कुछ इश्यूज पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। इश्यूज जैसे एक सुझाव ऐसा आया है, आज मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि वहाँ कहाँ तक हम कामयाब होंगे, मगर एक सुझाव ऐसा आया है कुछ साथियों ने कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इनकी शक्ति मजबूत है, वहाँ अन्य अपोजिशन के साथियों को साथ में लेकर हो सकता है तो एक ही कैंडिडेट यहाँ नॉन बीजेपी की तरफ से दे सकते हैं। तो इस पर प्रयास करना, ये इशू अब पटना की मीटिंग में डिस्कस होगा, मगर आज इसे फाइनल क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता, मगर ये सुझाव डिस्कशन के लिए कुछ साथियों ने हमारे सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि ये पटना की मीटिंग एक नई डायरेक्शन देगी और लोग जहाँ परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, ये लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए वहाँ हम सिंसियरली कोशिश करेंगे। सर, पार्टी में एक साथ दो कार्याध्यक्ष मिलने के पीछे आपकी क्या योजना है और जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है उनका सिलेक्शन करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान आपने रखा और क्या प्रक्रिया थी उसकी? दो बातें हैं कि इस देश की साइज देखने के बाद 3-4-5 जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वहाँ किसी एक साथी ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा तो मेहनत करेगा तो वहाँ पार्टी का भीड़ बढ़ सकता है। पूरे देश की सभी राज्यों की जिम्मेदारी सपोज किसी एक साथियों के ऊपर दे दी तो हमारे हाथ में चुनाव के लिए 1 साल है, 1 साल से भी कम है, हम सब जगह पहुँच नहीं सकते और इसीलिए काम डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों के साथियों के ऊपर जिम्मेदारी देने की आवश्यकता थी और इसीलिए पिछले 2 महीने से हम लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग प्रेसिडेंट ये पोस्ट और देश की साइज देखने के बाद ये एक ही नहीं तो दो वर्किंग प्रेसिडेंट और उनको कम से कम 4 से 6 स्टेट इसकी जिम्मेदारी देकर कुछ स्थिति में सुधार आएगा और इसीलिए इसका सिलेक्शन वहाँ किया गया। और दूसरा जिनका सिलेक्शन किया गया इनके बारे में लोगों की मांग थी कि आप इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दो और इसीलिए सभी लोगों के साथ बातचीत करके ये सिलेक्शन किया गया है। आपने एक बार पार्टी प्रेसिडेंट का इस्तीफा दिया था, इन लोगों के कहने के बाद आपने वापस लिया। अभी जो वर्किंग कमेटी में सदस्य दिए हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनको आगे जाके पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, क्या इसी दिशा में एक पैर रखा है? बात ऐसी है कि एक दीवान की मैं खुद चाहता था कि इन सभी साथियों के ऊपर जिम्मेदारी दे दो और उनको मदद करने के बाद मैं करूँगा, मगर इसका स्वीकार पार्टी ने किया नहीं और इसलिए मुझे कंटिन्यू रहना पड़ा। मगर ये काम अच्छी तरह से करने के लिए और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता जब है तब मुझे और कुछ साथी कुछ राज्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए साथ आएंगे तो मुझे विश्वास है कि इसमें संगठन का काम मजबूत होने के लिए मदद हो जाएगी। Pawar sir, you're a veteran politician. Did you campaign aggressively for the upcoming Lok Sabha elections for the party? वैसे Yes, sir. Will you campaign aggressively for the party, sir? वैसे 100%। एक मेरा ध्यान कैंपेन के लिए, एग्रेसिव कैंपेन के लिए और अलग अलग राजनीतिक जो नॉन बीजेपी फोर्सेस है इन सभी को साथ लाने के लिए मेहनत कर रहा है, ये रहेगा और मेरा काम इससे ज़्यादा रहेगा। 2 सवाल है पवार सर, 2 सवाल है। पहला ये कि क्या
एनसीपी के अध्यक्ष आने वाले महीनों या आने वाले साल में प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया सुले में से ही कोई एक होगा? और दूसरा सवाल है, पटना में जो बैठक में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या चाहेगी एनसीपी या विपक्ष के दलों से आप क्या चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी एक चेहरे को उतारा जाए, या सामूहिक तौर पर विपक्ष चुनाव में उतरे और पीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय करे? नहीं, ये पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेचर, ये इशू हमारे सामने बिल्कुल नहीं है। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है। इसका एक ही एग्जाम्पल है मैं आपको दूंगा। 1976-77 में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तब मिलकर चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई। जनता पार्टी होने के बाद जो चुनकर आए, इन लोगों ने मोरारजी देसाई का सिलेक्शन किया था और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी थी। ये 1977 में तय हो सकता है, तो अभी भी से तय हो सकता है। और जो नॉन बीजेपी पार्टी के नेता है, उनका ओवरऑल थिंकिंग जो है, फाइनल क्या होगा ये आज मुझे करना ठीक नहीं, पटना में हम डिस्कस करेंगे। मगर सोच पक्की ये है कि लोगों के सामने एक विकल्प दे, वो विकल्प हम मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो हो सकता है। और इसमें जो रिजल्ट आएगा, इससे आगे की बात हो सकती है। दोनों में से ही कोई अध्यक्ष होगा, प्रफुल्ल पटेल या? नहीं, ये अभी जगह खाली नहीं होता। जब जगह खाली हो जाएगी तब सोचेंगे ना। क्या इस फैसले के बाद अजीत पवार कोच है? क्या अजीत पवार को लेकर के आपने चर्चा की है कि उसको पार्टी ये जो अजीत पवार या और साथियों के बारे में अब न्यूज चला रहे, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। ये बात है कि वहाँ के बॉम्बे के अखबार में बात चली है कि दो लोग खुश नहीं। एक जैन पार्टी आज महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है और इसके लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आज उनके ऊपर वहाँ की जिम्मेदारी है। प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया पवार, इनका जो सिलेक्शन किया गया, इनके पास ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, तो समझ लेने के लिए उनकी तैयारी थी। और इसलिए कोई नाखुश है कोई खुश है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो यहाँ सिलेक्शन हुआ, इनका नाम सब सीनियर लोगों ने फिर से 1 महीने से हमारे सामने दिया था, इसका निर्णय आज हो गया। सर, महाराष्ट्र के दूसरे में पिछले दिनों भगवान राम की तरह से मूर्तियां उसको लेकर क्या बीजेपी के वर्कर भगवान राम की नई मूर्तियां लेकर के प्रोटेस्ट कर, आपको क्या लगता है ये उचित है? आप रिपीट द क्वेश्चन। सर, महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों भगवान श्री राम की कुछ मूर्तियां इस करेक्ट में तोड़ी थी, इसको लेकर के आज बीजेपी के वर्कर गली गली नई मूर्तियां लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या ये उचित है? ये बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगर ये खाली महाराष्ट्र में करते ऐसे नहीं, आपको याद होगा कर्नाटक में हनुमान जी का नाम लेकर, हनुमान जी की मूर्ति लेकर यही काम उन्होंने किया था। मगर इलेक्शन का रिजल्ट देखने के बाद लोगों ने ये बात स्वीकार नहीं की। ऐसे महाराष्ट्र में अलग अलग बातें करती है, जगह जगह पर एक लोगों में सांप्रदायिक जोर कैसा फैला जाएगा, इस तरह की कैंपेन हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इसका स्वीकार नहीं करेगी। सर, पवार साहब, ये मीटिंग पटना में जून आ रहे हैं, इस तरीके से बयान निकल गया, चाहे गोडसे की बात हो या औरंगजेब की बात हो, क्या आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह का बयानबाजी चल रही है, सही है? किसी तरीके से बात ऐसी है
ये फजूल बातें जो इश्यूज नहीं है, ये इश्यूज नहीं, नॉन इश्यूज है, वो सामने रखने की ये कोशिश कर रही है। और इससे कुछ फोर्सेस 11 ऐसे इश्यूज को लेकर सड़क पर उतरते हैं, कानून की व्यवस्था खराब होगी इस पर ध्यान देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ये 3-4 जगह पर स्थिति महाराष्ट्र में हो गई, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली महाराष्ट्र की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। पवार साहब, Congress is not supporting Aam Aadmi Party as far as the ordinance is concerned. You feel that the opposition unity is strong and robust, and are you willing to play a role of mediator in trying to? बात ऐसी है कि कांग्रेस इसमें क्या होगी, क्या रणनीति रहेगी, आज मैं कह नहीं सकता, मगर मुझे ये मालूम है कि खैरी साहब आज जो पार्टी के प्रेसिडेंट में थे, उन्होंने खुद मुझे बुलाया, इससे बात की और मेरे साथ बात करी, तब श्री राहुल गांधी भी इन बात करने में डिस्कशन में थे, और जो डिस्कशन हुआ वो मिलकर आगे कैसा काम कर सकते हैं इस इशू पर हो गया। और इससे आज कोई आएगा या नहीं आएगा, यहाँ तक हम पहुँचे नहीं। हमारी फोर्सेस रहेगी कि नॉन बीजेपी फोर्सेस कैसे एक हो सकते हैं, इसके लोग जो बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव के लिए मदद कैसे हो सकती है, इस पर हमारा ध्यान रहेगा और मेरी व्यक्तिगत कोशिश इसमें ज्यादा होगी। पवार साहब, केंद्रामध्ये तब आपने एक सुझाव दिया था कि केजरीवाल को भी पास जाना चाहिए, फिर ममता बनर्जी को भी पास जाना चाहिए, तो आगे ये बात बढ़ी क्या, कांग्रेस आगे गई है क्या वहाँ तक? अभी तक हम जब बैठे के 30 तारीख को कौन कौन वहाँ आते हुए देखने के बाद पता लगेगा। मुझे लगता है कि ममता जी शायद वहाँ आ रही है, तो आ नहीं रही ऐसी बात मेरे सामने नहीं। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, मैंने बात किसी से की नहीं, मगर जब हम कहते हैं कि नॉन बीजेपी सभी साथियों ने मिलकर सामना करना चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, और जो चाहते हैं इनके साथ बातचीत करके उनको कन्विंस करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। पवार साहेब, केंद्रामध्ये सुप्रिया सुळेंना मोठी जबाबदारी, अजित पवारांना महाराष्ट्रात जबाबदारी, अशी रणनीती आहे का तुमची? प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य जो है उनकी मदद यहाँ हो सकती है। सुप्रिया सुले पार्लियामेंट की तीसरी टर्म हो गई है उनकी, और ये 3 टर्म प्लस इससे पहले 2-2.5 साल राज्यसभा में, इसलिए एक एक्सपीरियंस पर्सन है लोकसभा में, और इनके पास जो जिले दे दिए खासतौर पर नज़दीक के हरियाणा, पंजाब, ये नज़दीक के जिले, ये पार्लियामेंट का काम भी देख सकते हैं और नज़दीक के जिले भी देख सकते हैं। जब प्रफुल्ल पटेल की बात हम करते हैं, प्रफुल्ल पटेल जहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में, इनके गांव से 6 किलोमीटर छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस एरिया का उनका रिश्ता बहुत पुराना है, और इसलिए उनके पास वो जिम्मेदारी दी है कि जो उनके नज़दीक है, जहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं और जहाँ उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, कई सालों से, शायद 2 जनरेशन से। सर, तुम्हाला सोशल मीडियावरून धमकी देण्यात आली होती, त्याच्यावर भाजपनं असं म्हटलंय तो कार्यकर्ता आमचा आहे भाजपचा, मात्र त्यानं धमकी दिलेली नाही, असं महाराष्ट्रातल्या भाजपचं सध्याचं म्हणणं आहे। ठीक है, मला ठाऊक नाही, हे पुलिस खात्याचं काम है, तो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, इसके ऊपर मेरा भरोसा है और वो इसकी जांच करेंगे और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। नाही, पण दाभोळकरांचं नाव घेऊन सर जे दिलेले असताना त्याला दाभोळकरांची हत्या झाली तशी, अरे मैं क्या कहूँ, कैसे बता सकता हूँ? किसी ने कुछ कहा तो ये जिम्मेदारी जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है उनकी है, और जो आप कहते हैं
कि जो कोई किसी ने स्टेटमेंट किया है, किसी ने किया है, उनका मुझे कुछ मालूम नहीं है। और आप ही कहते हैं कि XYZ पार्टी का सदस्य है, ऐसे किसी ने कहा, तो इसके डिटेल में जाना चाहिए, देखेंगे क्या सामने होता है। और सर पवार साहब, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने कहा है कि वो जल्द ही एक क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। तो अगर वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से आया तो क्या आपको लगता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रीपोन हो सकते हैं? कैसे कह सकते, क्योंकि वो डिसीजन क्या करने वाले मुझे मालूम नहीं। विधानसभा के क्षेत्र में मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, कोई क्रांतिकारी डिसीजन लेने वाले है, तो हम एंक्शस रहे कि क्या क्रांति करने वाले है, और क्रांति होगी तब बात बताएंगे। सर हे पूर्ण जे निर्णय घेतला आहे पार्टी वर्किंग पार्टी प्रेसिडेंटसाठी, त्यामध्ये असं पण म्हटलं जाते की अजितदादा पण याच्यामध्ये पूर्ण इन्वॉल्व होते। काही एनसीपीचे जे जो कुछ डिसीजन हो गया, सब सीनियर लोगों ने 1 महीने से ऑफिस में बात करके मेरे कान में डालकर जो बात बताई वही सामने रखकर ये डिसीजन लिए है। Pawar Sahib, your response to those people who are saying that you are promoting dynastic politics by promoting Supriya Tai as Congress working president. What is your response to them? So that is, of course, the press conference that NCP Chief Sharad Pawar is holding in New Delhi after announcing that there will be 2 working presidents of the party, Supriya Sule and Praful Patel. He's also confirming that he will be participating in the opposition meeting that is to take place in Patna on June 23rd. He is pitching for opposition unity after, of course, the NCP reshuffle, which took place a little earlier today, will work together with opposition parties for 2024 Lok Sabha polls, is what Sharad Pawar has said. Will discuss alliance with opposition. I will campaign aggressively in 2024 and also try to bring together parties, non-BJP parties together. That will be my focus area. The issue of who will be PM face isn't before us, is what Sharad Pawar has said at the moment when asked whether there would be one face who would be projected as the prime ministerial face ahead of 2024 Lok Sabha elections as far as this non-BJP alliance is concerned. Listen in. इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाएगी लोकसभा की और 3-4 राज्यों में विधानसभा की, इस इलेक्शन के लिए हम अन्य अपोजिशन पार्टीज को इनके साथ डिस्कस करके उनको साथ लेकर हम जाना चाहते हैं। आप सभी साथियों को मालूम है कि 23 तारीख को हम लोग पटना में मिल रहे हैं नॉन-बीजेपी पार्टी। Joining me live on this big breaking story. So after Sharad Pawar announced a reshuffle within the party and its organization, he has also confirmed that he will be participating in the alliance meeting, the big opposition meeting that is to take place in Patna on June 23rd. And he'll be, of course, focusing on bringing non-BJP parties together on one platform. Sharad Pawar, of course, a well-respected senior politician across opposition parties, is expected to play a very key role, Dev. Well, yes, absolutely. It is indeed a big day and lots of announcements that have come from the NCP Supremo's press conference, which you even heard right now. He said that the fight is much bigger. It's clear that they want to win against the divisive forces, which is the Saffron Party, the BJP. So he will go to any length. He has not ruled out at any point in time. He has said that whosoever in whichever area is strong, they should try to stitch an alliance, even if it's not a big national party, but even if it's a regional party, then he's not going to shy away from taking their help in terms of bringing the kind of numbers that are there up to the mark in order to defeat the BJP.
and also a very big day because the party was formed in 99 on this very day by Sharad Pawar and Mr. Sangma. So massive big announcements that have come up in his press conference, and he clearly also mentioned the fact that putting the theory to bed that there were any kind of speculations about Ajit Pawar being miffed. He has said that he is not angry because he has a much more bigger responsibility. He's going to be handling the state of Maharashtra, and the responsibility of a leader of opposition is a very challenging and a demanding role, which is why so he has wholeheartedly still, of supported course, the move wants to stay and work in Maharashtra, is what sources have been telling Dev and colleagues in Mumbai, that he in fact is leader of opposition, and there is no question, as Sharad Pawar said, of anyone being happy or unhappy. The roles have been divided in such a way that each one has expertise in the areas and they carry forward those responsibilities that they've been entrusted with. Dev, thank you so much for joining us with those details. With that, it's a wrap on this bulletin. For all the latest news and updates, stay tuned. You are watching India Today. जगबीर जी, सबसे पहले आप यही बताइएगा, क्या आपने कभी बृजभूषण शरण को फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज करते हुए देखा है महिलाओं को? कोई वाकया है जो आपको बिल्कुल याद है? लखनऊ में 25 मार्च 2022 की एक घटना है। एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी, सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल थी 25 मार्च 2022 को। ट्रायल के बाद एक फोटो सेशन होता है, जिस फोटो सेशन में प्रेसिडेंट था और कोचेज साहिबान थे, जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी था, और टेक्निकल ऑफिशियल भी थे। तो फोटो सेशन जब शुरू हुआ तो एक महिला पहलवान Hello and welcome to this week's edition of World Today. I'm Geeta Mohan, and we begin with the disputed waters of the South China Sea, where the United States of America, Japan and the Philippines are flexing their strategic muscles. In a show of unity, they've staged joint law enforcement drills to reinforce their alliances in the region. But as tensions rise, there's a renewed debate about the composition of the Quad, the strategic alliance between the US, Japan, Australia and India. Some are suggesting that the Philippines might be better suited for this role, while India could focus more on economic engagement. We have an in-depth analysis on the situation. Take a look. In the face of continued rivalry with China in the Indo-Pacific, the United States, Japan and the Philippines are demonstrating their joint readiness. Earlier in the week, they staged drills in the waters near the disputed South China Sea. Now, this isn't the first time that we had an exercise with Japan. This is not the first time we had an exercise with the US Coast Guard. However, this is the very first time that we had an exercise with the three countries. So we're very happy and hope that this exercise will increase our relationship with them so that ang Coast Guard po natin will get better, stronger. The United States deployed the Stratton, one of its most advanced cutters, while Japan brought the Akitsushima, a large Coast Guard ship. As the US and China vie for influence in the region, the Quad, a strategic alliance between the US, Japan and Australia and India, have been a focus of discussion, with analysts suggesting that the Philippines might be a better fit for the Quad than India. It is a defense ally of the US and shows less reluctance to confront China. The tensions across the Taiwan Straits seem to be continuing to increase. Then the safety of our Filipino nationals in Taiwan becomes of primordial importance. And so that these EDCA sites will also prove to be useful for us should that terrible occurrence come about.
And so, again, it's all in we have a very defensive posture. Meanwhile, India seems more comfortable being part of an economic engagement in the Indo-Pacific, demonstrated by Prime Minister Modi's recent visit to Papua New Guinea. Our shared goals are clear: to deter aggression and to deepen the rules and norms that promote prosperity and prevent conflict. So we're stepping up planning and coordination and training with our friends from the East China Sea to the South China Sea to the Indian Ocean. That includes staunch allies such as Australia, Japan, Republic of Korea, the Philippines, and Thailand. It includes as well such valued partners as India, Indonesia, Vietnam, and clearly our host here today in Singapore. With the dynamics in the Indo-Pacific region evolving, the roles and alliances of these nations may be subject to change as they navigate the choppy waters of global politics and security. Bureau Report, India Today. So we are seeing a lot of shift in the South China Sea, in the Indo-Pacific, particularly to do with Philippines that has become a real player in the region. To discuss a little more on this, I'm being joined by Don McLean Gill, who's based out of Manila, Philippines, and is a geopolitical expert. He's been coming to our show more often than not. Don, many thanks for joining us and coming back to World Today. Thank you so much, Geeta. Don, beginning with the entire naval exercise and what we're looking at could be a future cooperation between Philippines and the rest of the Quad members sans India. Right, and first of all, thank you so much for having me. It is a true pleasure. Now, first we have to take note that the contemporary international cooperation, the characteristics of contemporary international cooperation is best defined by a more flexible area-specific arrangement rather than rigid pacts. So, of course, the Indo-Pacific is perhaps the most dynamic and complex region in the world. So, therefore, the proliferation of such arrangements, such as the Quad where India is part, and now this emerging Quad where the Philippines is part, among like-minded countries will be crucial, to address the equally dynamic security issues in the vast region. Now, of course, as we can see, since 2016, there has been an upsurge in the strengthening of security partnership between the Philippines and India. So definitely, as these two arrangements continue to solidify, there could definitely be a bridge